हाँ देवेंद्र, ओनली पैड टेस्ट सीरीज में अवेलेबल कराएंगे, बिल्कुल ऐप पर केवल पैड ही है भाई। देखिए मैंने कुछ टेस्ट देवेंद्र भाई कुछ फ्री अवेलेबल करा दिए, लेकिन प्रीमियम लोगों के लिए मुझे प्रीमियम रखना पड़ता है चीज़ें। तो ये टेस्ट मेरे क्या होंगे, पैड कोर्स में हैं। और प्रोमिला आप कृपया ये कंटिन्यूटी तोड़ रही हैं, अच्छी बात नहीं है देखिए, क्योंकि देखिए सिलेक्शंस और त्याग तो जरूरी है भाई। जब भगवान राम जैसे लोग त्याग कर सकते हैं, उनके भाई त्याग कर सकते हैं, रामायण में हम लोगों ने पढ़ा है एक से बढ़कर एक त्याग करते हैं, तो क्या हम लोग त्याग नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यस, तो त्याग जरूरी है भाई, और कंसिस्टेंसी के लिए त्याग जरूरी है, और कंसिस्टेंसी के लिए सतत के लिए परेशान होना भी पड़ेगा, लेकिन फिर उसका फल बड़ा आनंददायक होता है, बड़ा मीठा होता है। हाँ मलखान, बस क्या बात है। तो देख लिया मलखान, आपका अलग ही आ रहा है, मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, आप चेंजेस रिजल्ट में आ रहे हैं, मैं सारे रिजल्ट देखता हूँ, ठीक है ना भाई। प्रोमिला गलत बात है। हाँ चलिए, मैं आपको आज तो मैं माफ करता हूँ, चलिए, क्योंकि मैं सबको देख रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे, लेकिन मैं सबको देख रहा हूँ, जो कंटिन्यू है उससे कुछ नहीं कह रहा, तो डिसकंटिन्यूड होते ही मैं उसको मैसेज भी कर देता हूँ और बोल भी देता हूँ सबके सामने। आपसे ऑफलाइन क्लास लेते तो बहुत अच्छा होता, क्या करें भाई, हम तो लेते हैं भैया। अब कोई बात नहीं, ऑफलाइन आ जाओ अजय भाई, अभी मौका है अपने पास, ऐसा कुछ नहीं है, आनंद आएगा बिल्कुल। यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ें हम लोग यहाँ पर, वैसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं आप अजय, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, गुड इवनिंग निहाल भाई। निहाल मैं आपको देख रहा हूँ, अब काफ़ी एक्टिविटीज हो रहे हैं, चलते चल रहे हैं काम। चलिए चलिए चलिए, माफ़ करते हैं, आपकी ये बात ही अच्छी लगती है कि आप हर स्टूडेंट को ध्यान रखते हैं। स्नेहा क्या करें, अभिषेक क्या बात है, अभिषेक गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें आप। समय गुड इवनिंग, समय बहुत एक्टिविटी कर रहे हो आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मेहनत रखिए, मैं कह रहा हूँ आपका हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, मैं कह दिया आपको, जिस प्रकार आप चल रहे हो कोई रोकेगा आपको। यासीर गुड इवनिंग भैया। चलिए, और देखिए हमारे एक स्टूडेंट्स हैं, अभी अभी अब टेलीग्राम पर डाला, पीएचडी में उनका हो गया है, लेकिन वो कह रही है वो सर मेरे को डरा दिया किसी ने कि जेएनयू से पीएचडी नहीं करनी, कि कोटा से करो, जयपुर से करे। मैंने कहा भाई जेएनयू पे होना ही सबसे बड़ी बात है, आप जाइए तो सही एक बार, बताइए, जाने नहीं दीजिए, इतना नेगेटिव लोग डाल देते हैं ना। ठीक है चलिए स्टार्ट करें अब, समय हो जाएगा। यस स्टार्ट करें, हमारे पास मिल गया मैसेज। चलिए देखें, पहला प्रश्न, समकालीन संदर्भ के निम्नलिखित में से कौन सा देश भू रणनीतिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समकालीन मुद्रा निम्नलिखित कौन सा देश भू रणनीतिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देख लीजिए आप, कितने करंट है हम लोग। नेक्स्ट स्टार्ट हो जाइए आंसर। ओके बहादुर सिंह, प्रेम सिंह, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। कौन सा देश वर्तमान में समकालीन दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टिकोण से, या कह सकते हैं भू रणनीतिक, इसको बोलते हैं जियोपॉलिटिक कंडीशंस इन विच कंट्रीज रिलेट इन, अभी जो प्रेजेंट टाइम से, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। चलिए अजय सी, पार्वती ए, पार्वती कहाँ चलेगी, एब्सेंट कैसे रहेगी? चलिए ए, नीतू यादव ए, निहाल सी, रसप्रिया सी, मिंटू सी, क्या बात है, देवेंद्र सिंह सी, सुरेंद्र यादव डी। सुरेंद्र भैया आप लोग जुड़ चुके हैं, क्या बात, अच्छा लगा। सिकंदर, सुरेंद्र भैया आप जुड़ जाइए, आप के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, उस पोटेंशियल एनर्जी का यूज कीजिए। अब आप इस बार देखते हैं आपको कैसे रुक जाते हैं आप लोग। अनुमीना सी, नवनीत कुमार सी, कंचन बसेरा डी, रमेश सी, मलखान कोई बात नहीं। अब देखिए सवाल बड़ा सिंपल है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है वो ज़्यादा गलती करता है, मैंने देखा है ना। सिंपल सवाल ज़्यादा गलती कौन करता है? वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो ज़्यादा सोच देता है। सोचना कुछ नहीं है, आप मैथडोलॉजी चेंज कीजिए, विधि तंत्र चेंज कीजिए, सवाल हल करने का तरीका बदलिए। समकालिक यानी वर्तमान कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, वर्तमान कंडीशन के संदर्भ में कौन सा देश भू रणनीतिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो चुका है? अब अभी वर्तमान में चल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान है, मालदीव कहाँ है? अफगानिस्तान है सब इस समय, तो अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा रणनीतिक है, क्योंकि इस पर कौन, चीन भी निगाहें रख रहा है। इसके बाद भारत की स्थिति भी क्या है आपको सबको पता है, रूस की स्थिति क्या है, अमेरिका की स्थिति क्या है, सारी चीज़ों का यहाँ पर निगाहें रखा हुआ है। तो इस समय सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि जो पार्ट है वो है अफगानिस्तान है। ठीक है पूजा शर्मा गुड इवनिंग। तो सही आंसर हो गया इसका हेमंत सी, जिसका सी है वो बाकी सही है, बाकी लोग अपना करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर पूछा है समकालीन प्रेजेंट टाइम पूछा है, प्रेजेंट टाइम जियोपॉलिटिक्स कंट्रीज इन सिचुएशंस कंडीशंस, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। ओके नेक्स्ट पूजा। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर दूसरा।
यूरोप, यूके का पश्चिमी तट, लैब्राडोर, उत्तरी अमेरिका एक ही अक्षांश में है, लेकिन यूरोप पश्चिमी तट पर 9 महीने तक बर्फ जमी नहीं रहती है, लैब्राडोर पर 9 महीने तक बर्फ जमी रहती है। पश्चिमी तट पर 9 महीने तक, यूरोप के पश्चिम 9 महीने बर्फ जमती है। कारण यूके गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर शीतल धारा के प्रभाव क्षेत्र में है। कथन कारण वाले सवाल है, कीजिए हल। स्नेह यादव ए, दिलीप काजला ए, क्या बात है, किरण ए, निहाल ए, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आंसर देखिए, विकास शर्मा ए, बहादुर सिंह ए, प्रदीप, सुनीता, क्या बात है, मलकान ए, सीमा, क्या बात है, अरे भाई गलत तो लिखो, क्या बात है, सभी का ए है, सुनीता ए, अनीता ए, मनोज ए। चलिए अब ऐसे प्रश्नों पर हम लोग भी ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, बहुत सिंपल सवाल है। तो यहाँ पर लिखा जयप्रकाश, यूरोप का पश्चिमी तट, तो यूरोप का पश्चिमी तट जो है वो लैब्राडोर और अमेरिका यानी दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। ये मान लो यूरोप है और ये लैब्राडोर है, ये लीजिए, ये लैब्राडोर है। इस लैब्राडोर पर यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड कह सकते हैं, यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड है, यहाँ पर लैब्राडोर की धारा चल रही है और यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम की धारा आ रही है। ये गर्म क्षेत्र के कारण बर्फ नहीं जम जाती, ये ठंडा क्षेत्र होने के कारण, लैब्राडोर के कारण यहाँ पर क्या है, बर्फ जमी रहती है। तो इसका सही आंसर हो गया ए। चलिए ओके, तो इसका सही आंसर हो गया ए। सावराम दूसरे में सी कहाँ कर रहा है भाई, गैवर सी कैसे कर रहा है, ए सही है लेकिन आर गलत है। यूके गल्फ स्ट्रीम, यूके गल्फ स्ट्रीम उष्ण धारा के प्रभाव में है, लैब्राडोर शीतल धारा के प्रभाव में भैया। सावराम गलती मत करे सी, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, क्योंकि एक एक सवाल हमें भारी पड़ता है फिर लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 भैया, हमारी क्लास 5 दिन चलेंगी, ध्यान देना। सोमवार से शुक्रवार क्लास होगी, शनिवार और रविवार ऑफ रहेगी। और जो विद्यार्थी आप लोग सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं वो आपके यूट्यूब पर डालेंगे इस वीडियो को। यूट्यूब पर आप इसको क्या कर सकते हैं, वहाँ से लिंक देकर इसको, पीडीएफ भी मैंने चैनल पर डाल दी है, पूरी पीडीएफ चैनल पर डाल दी है और नेक्स्ट वाली भी मैं चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है भाई। सारी वीडियो, सारी पीडीएफ आपको चैनल मिल जाएगी। इसके बाद शेष जो कुछ पीडीएफ डालेंगे हम लोग वो यूट्यूब पर मिल जाएगी। बाकी ऐप पर हमारी क्लासें फ्री है, आप लिंक के देख लें, डिस्क्रिप्शन पर चले जाएं। विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर विकासशील राष्ट्रों की तुलना में काफी कम है। आर्थिक विकास का परिणाम जन्म दर में कमी है। ए आर दोनों सही हैं, दोनों व्याख्या हो रही है, नहीं हो रही है। चलिए आंसर दीजिए फटाफट, क्या बात है। ए, अच्छा मैं जब तक आपको एक्सप्लेन करता रहा आप आंसर देंगे। निहाल सी, पूजा ए, विकास ए, सिकंदर ए, घेवर ए, बहादुर सिंह ए, गायत्री ए, प्रमोद ए, सुमन शर्मा ए, क्या बात है, सीमा सैनी, प्रोमिला, समय, शिव सावराम, अजय ए, हेमंत भी है, रमेश भी है। चलिए 2 लोग ए और बी सी आ रहे हैं, 3 कोई डी नहीं आ रहा, अजय चौधरी ए। अब देखें हम लोग, विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर, विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर विकासशील राष्ट्रों की तुलना में काफी कम है, बहुत काफी कम है। हमारे यहाँ 1.7 का चल रहा है रेशो, 1.7 का चल रहा है, वहां पर 0.7 का चल रहा है, वहां पर 0.7 का, हमारे यहाँ 0.7 का है। तो वृद्धि दर क्या है, कम है। फिर यहाँ पर कह रहा है आर्थिक विकास का परिणाम जन्म दर में कमी। आर्थिक विकास जब बढ़ जाता है तो सीधा सीधा जन्म दर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और जब बर्थ रेट में जब कमी हो जाएगी तो जो ग्रोथ रेट है वो सीधी की सीधी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये किसके कारण कम हो रही है, बर्थ रेट जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है तो उसके कारण हो जाता है। तो इसका मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी हो रही है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ए। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, आप गलती करके आते हो, गलत मत करके आना भी। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोतों में से एक तालाब सिंचाई है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिकांश नदियां मौसमी होती है, क्योंकि इस बार हमारा टारगेट है 100/100। इस बार सबसे ज्यादा मेरिट हम लेके आएंगे टॉप वाली, नीचे वाली नहीं, टॉप वाली लेके आएंगे। हम दिखा देंगे लोगों को, अब हम रफ्तार चला चुके हैं हमारी। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोतों से में एक तालाब सिंचाई है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिकांश नदियां मौसमी होती हैं। आंसर स्टार्ट, दिलीप काजला ए, क्या बात है, बी ए, बी ए, प्रोमिला बी, महेश कुमार सैनी, क्या बात है महेश भाई। चलिए वंदना चौधरी ओके। चलिए नेक्स्ट, बिग विनर भी आ रहा है क्या, यहाँ पर क्या आ रहा है। चलिए ओके भाई। मनोज बी, मीरा ए, लोकेश बी, अनुराधा शर्मा, क्या बात है, काफी समझ, अजय चौधरी ए, नीतू ए, क्या बात है। अब देखें हम लोग, अच्छा यहाँ पर ये ऑफर भी चल रहा था, चलो चले गए, बन गया, ये ऑफर भी चलाता रहता है ऐप वाला हमारा। चलिए
अब देखिए इसका सही आंसर क्या है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोतों में से एक तालाब सिंचाई है, बिल्कुल सही है। मुख्य स्रोत में तालाब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पॉन्ड्स एरिगेशन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साउथ इंडियंस। क्यों है? क्योंकि रीजन्स क्या है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिकांश नदियां क्या है, मौसमी है। अधिकांश नदियां हैं जो मेजर्स रिवर्स नहीं कहते, मेनली जो रिवर्स हैं वो सीजनल रिवर हैं, और सीजनल रिवर होने के कारण कृषि के लिए क्या चाहिए, फिर तालाब चाहिए। इसलिए वहां पर अब नदी वाली खेती तो होती नहीं है, तो जब वर्षा होती है वहां पर वर्षा के द्वारा तालाब में पानी स्टोरेज होता है। इसलिए कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसकी व्याख्या हो रही है। ये लीजिए, तो इसकी व्याख्या हो रही क्यों कर रहे हैं हम लोग सिंचाई स्रोतों से, क्योंकि नदियां कैसी हैं यहाँ पर, मौसमी है, और जब नदियां मौसमी है इसलिए ये वाला क्षेत्र क्या होता है, इसकी व्याख्या हो पा रही है। तो इसका सही आंसर हो गया ए, एमडी, आरिफ राजा, कविता, देवेंद्र, ए, रमेश। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। और जहां तक मुझे कॉन्फिडेंस हो चुका है, अब आप लोग कथन कारण वाला सवाल गलत नहीं करके आओगे, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। और गलत करके आओगे तो भाई आपकी मर्जी। एक सवाल बच्चा पूछता है, सर आपने तो 120 करवा दिया लेकिन मैं गोले काले नहीं करके आऊँ, अब बताओ मेरा क्या होगा। अब बताओ ये कोई सवाल है क्या? तो ऐसा काम मत करना आप लोग। अत्यंत नूतन हिमयुग के हिमनदीय कालों के निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से किसका सही कालक्रम है? और इस सवाल कई बार आ चुका है, ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन है। ओके चलिए, क्या बात है, रिपीटेशन है। तो यहां पर देखिए बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए लाइन में हो सकता है कंफ्यूजन हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। सारे लोगों के आंसर डी है, क्या बात है। आज गूगली नहीं है, आज पेपर आज सीधा है शायद आज का। तो देखिए हमें क्या करता है, आप ध्यान देना, ये जो हिमयुग है ना, ये हिमयुग हमें कंफ्यूज नहीं करता, ये हिमयुग हमें कंफ्यूज नहीं करता, लोगों को कंफ्यूज करता है। और लोगों को क्या करता है, गुमराह किया जाता है। हमारे दोस्त भी, हमारे साथी भी हमें क्या करते हैं, गुमराह करते हैं। तो गुम का मतलब हो गया गुंज, एम का मतलब हो गया मिंड, रे का मतलब हो गया रिस, और ये वुर्म है, इसको हमने है से जोड़ दिया। ये लीजिए, गुमराह करते हैं। तो हमारे जो दोस्त हैं वो हमें क्या करते हैं, गुमराह करते हैं। गुंज, मिंडर, रिस, वुर्म है, ग्लेशियर्स हैं, और ये पैंक वाला कह दें या कोई और मान लेके चलिए, तो यूरोप के युग हैं ये। किसके युग है, यूरोप के युग है। इसलिए यहाँ पर ये भी ध्यान रखें, यूरोप में कौन कौन से युग आए थे उनको भी हमें यहाँ पर लिखना, यूरोप के युग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। हाँ प्रदीप, सुबह वाली मॉर्निंग बताया था, ओके आज ही बताया आपने, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए इसका मतलब आपका करंट अच्छा है भाई, आपको याद भी है। सतही महासागरीय धाराएं अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट, लवणता से, विवर्तन से, पवन से, सुनामी से, क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया, सी, क्या बात है। इतनी स्पीड से आ रहे हैं आपके आंसर, मैं देख नहीं पा रहा हूं, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आनंदित हो रहे हैं हम लोग, हमें लग रहा है हम लोग सही उद्देश्य पर चल रहे हैं, सही उद्देश्य पर हम लोग जा रहे हैं, क्या बात है। मनोज, सी, और यही फ्लो रामनिवास, ओके भैया सी, यही फ्लो एग्जाम तक लेके चलना है। और भैया जिसे नौकरी लगनी है, जिसके अंदर आग है वो यही फ्लो रखेगा, जिसके अंदर आग नहीं है वो फ्लो खत्म कर देगा। आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा यदि सिलेक्शन लेना है तो, अन्यथा कंफर्ट जोन में पड़े रहना, उसी क्रम में चलते रहना, वही लोगों के साथ गप्पे लड़ाते रहना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है हम लोग सक्सेस हों और फिर लोग हमारे बारे में चर्चा करें, बस लोग हमारी चर्चा करें, हम लोगों की चर्चा नहीं करें। ओके, तो इसका सही आंसर देखिए, ये है पवन से। सतही महासागरीय धाराएं अपनी ऊर्जा पवन से प्राप्त करते हैं। और कई बार सवाल पूछ लेता आरपीएससी में, बहुत बार सवाल मॉडिफाई करके पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7वां। निम्नलिखित किसने विश्व के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर रूप में वर्षण प्रभाविता, तापीय दक्षता का उपयोग किया? ट्रिवार्ता, थॉर्नथवेट, की कोपेन, कॉन्ड्रू? पार्वती, सी। अब आंसर दीजिए अगले सवाल का। देविंदर, बी, सी, बी, सी। अब आ रहे हैं बी, सी, बी, सी, ये देख लीजिए, बी और सी में आ रहे हैं, टक्कर हो रही है। सीमा, क्या बात है। मीरा, कंचन, क्या बात है। विकास, अब मैं नाम ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ इतनी तीव्र गति से। नंबर ऑफ, आरती काफी समय बाद बी, स्नेहा बी, पूजा। देखिए कॉन्फिडेंस आएगा तो अपने आप लिखोगे आप। चलिए
आप आंसर दीजिए। गुलशन बी, काफी समय बाद आपका भी आंसर देख रहा हूँ। सिकंदर, प्रेम कुमार थॉर्नथ्वेट, प्रेम आप तो लिख ही देते हो, आपका कॉन्फिडेंस देखने लायक होता है, आप तो लिख ही देते हो। आज प्रेम से नहीं गायब दिख नहीं रहा हमें। घेवरचंद बी, पार्वती बी। तो देखिए त्रिवार्ता है नहीं, क्योंकि त्रिवार्ता एक, देखिए मैं अब लिख देता हूँ, आप नोट डाउन करते रहे। त्रिवार्ता एक अप्लाइड जोग्राफर है। कैसा जोग्राफर है? अप्लाइड जोग्राफर है। और अप्लाइड जोग्राफर रेनफॉल की चर्चा करता है, ये रेनफॉल की चर्चा करता है। तो त्रिवार्ता अप्लाइड जोग्राफर है, रेनफॉल की चर्चा करता है, वर्षा के आधार पर वर्णन करता है। इसलिए इस वर्णन को कई बार जनरल क्लासिफिकेशन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट बाई त्रिवार्ता कह देते हैं। थॉर्नथ्वेट का जो है ये मात्रात्मक भी है और अप्लाइड भी है, मात्रात्मक भी है और अप्लाइड भी है। तो इसको दो कैटेगरी में शामिल करते हैं थॉर्नथ्वेट को। तो इनका जो 1931 वाला बड़ा फेमस था, इसके बाद 1948 में आया था। 1948 में वाटर बजट का, और थोड़ा सा उसको 1931 को आगे जाके बढ़ा दिया। तो 1931 में तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता दोनों को बात की थी। इन दोनों चीजों की चर्चा की। एक और था मौसमी वितरण की भी यहाँ पर बात की थी, वर्षा का मौसमी वितरण की भी चर्चा करती। 3 पैरामीटर्स, 3 प्राचलकों का सहारा लिया गया था 1948 में, एन इंट्रोडक्शन टू अमेरिकन क्लाइमेट। तो इसमें इनकी किताब में इसका वर्णन किया गया था। कोपेन का कोई इस प्रकार नहीं है। कोपेन तो ABCD जो भी है वनस्पति का भी वर्णन करता है, तापमान का भी यहाँ पर उल्लेख करते हैं वो। और कॉन्ड्रिव ये भी क्या है आपका भूगोल वेता, जलवायु भूगोल वेता, अमेरिकी वाला, अमेरिका का जलवायु वर्गीकरण। कैंड्रू में अमेरिका बहुत अच्छा इसको पढ़ा जाता है। चलिए मिलर भी होता है, मिलर का भी वर्णन पढ़ा जाता है। तो 4-5 लोग हो गए, त्रिवार्ता, थॉर्नथ्वेट, कोपेन, कैंड्रू, मिलर और आपका NCERT। तो हो गए आपके 6 हो गए। तो त्रिवार्ता, थॉर्नथ्वेट, कोपेन, कैंड्रू, मिलर और NCERT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में वर्ष 2000 के सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है? ये सवाल बार बार आता है भाई, इसको हम लोग स्किप करेंगे बहुत तीव्र गति से, क्योंकि कई बार पूछ लिया। रविंद्र कुमार सैनी ओके बी, स्नेहा बी, दिलीप क्या बात है, इस सवाल को बार बार हम लोग पूछ चुके हैं, तो इसको हम लोग सिर्फ करेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, इस पर हम जोर देंगे नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरुणाचल प्रदेश, क्या बात है, धन्यवाद भैया आप लोगों को, बहुत तीव्र गति से आपका आंसर आ रहे हैं। तो इसको मैं स्किप करूंगा, इसको पहले कई बार पूछ चुके हैं और आपके सही आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। शहरी क्षेत्रों में रात में होने वाले न्यून स्तर पर तापमान विलोमीकरण के क्या प्रभाव होते हैं? छोड़ दिया, कोई बात नहीं, के बार 9वें पर आ जाइए। शहरी क्षेत्र में रात में होने वाले न्यून स्तर पर तापमान विलोमीकरण होता है। क्या बात है, 17 क्या बात है, डेटा रट रखे हैं आपने, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो प्रदूषकों के जमाव से भारी धुंध हो जाती है, मौसम सुहाना हो जाता है, असामान्य रूप से पवन चलती है, असामान्य रूप से पवन स्थिर हो जाती है। निम्न कूटों का उपयोग करते अपने उत्तर का चयन कीजिए। आज अशुद्धियां बिल्कुल न के बराबर है, वर्तनीय अशुद्धि, वैसे तो हम शुद्ध नहीं, अशुद्ध दिखते नहीं है। A और 3, 2 और 3, 1 और 4, 2 और 4, फटाफट आंसर दीजिए। क्या बात है, सी हेमंत सी, क्या बात, सारे लोग आंसर सी दे रहे हैं भाई। वो बहादुर सिंह सी, महेश कुमार सैनी सी, क्या बात है महेश, फ्लो में चल रहे हो आपको भी। अरे भाई आप तो स्कूल लेक्चर बन गए, आप क्या टारगेट रखा है? अच्छा कॉल लेक्चर का टारगेट रखा है क्या? क्या बात है, मनोज सी, गुलशन सी, गायत्री सी, समय सी, सोनिया वे, प्रमोद कोई बात नहीं, गेवर 9 सी, श्री कृष्ण यादव सी, साधना ए, स्नेहा सी, रमेश सी। अब देखिए प्रदूषकों के जमाव से भारी धुंध हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। प्रदूषकों के जमाव से भारी धुंध हो जाती है और मौसम सुहाना हो जाता है। ये तो कोई मतलब नहीं है कि जब प्रदूषक हो गया तो मौसम सुहाना कहां से होगा। रात में होने वाले न्यून स्तर पर तापमान विलोमीकरण, या न्यून स्तर है, ज्यादा स्तर पर नहीं दिया है, या न्यून स्तर पर दिया है। फिर दूसरा है असामान्य रूप से पवन चलती है, तो पवन तो चलती नहीं है, पवन तापमान विलोमता, पवन की गति कम हो जाती है। टेम्परेचर इनवर्स रिलेशन बिटवीन विंड स्पीड, तो विंड की स्पीड कम होगी उतना ही तापीय विलोमता की स्थिति अच्छी होगी। पवनों की स्पीड बढ़ेगी तो तापीय विलोमता नहीं होगी। तो इसका आंसर हो गया सामान्य रूप से पवन स्थिर हो जाती है, असामान्य रूप से पवन स्थिर हो जाती है। तो इसका आंसर है 1 और 4, तो इसका सही हो गया 1 और 4 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट मनीष आगे मैदान में। चलिए अच्छी लगा मुझे आप आगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 है, अभी 10वां चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न। अभिकथन मानववादी विचारक भूगोल में प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मकता को अस्वीकार करता है।
मानववादी भूगोल स्थान स्थल भूदृश्य के निर्माण में मानव एजेंसी, मानव कारक कह सकते हैं एजेंसी को, मानव कारक और उसकी रचनात्मक की भूमिका पर बल देता है। ए कथन कारण, बी कथन कारण व्याख्या नहीं, सी कथन, जो भी है ये आप देख लीजिए। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। आरती ए, साधना नो आइडिया, प्रमिला ए, देवेंद्र ए, महेश ए, क्या बात है, वंदना ए, रसप्रिया ए, गायत्री ए, क्या बात है, पूजा शर्मा, ये एक हाई टॉप लेवल का सवाल है। दिलीप काजला बी, सावराम ए, गुलशन ए, सावराम ए। दिलीप आपके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, कथन कारण वाले आप ज़्यादा सही नहीं कर पा रहे हैं अभी। मलका नो आइडिया, कोई बात नहीं। रमेश मीना मनोज नो आइडिया, ये हुई बात, नहीं आता छोड़ दिया। हल्का काफ़ी समय बाद हल्का। चलिए स्नेहा यादव ए। अब देखें, मानववादी विचारक प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक का विरोध करते हैं। ध्यान देना, पहले कौन आया इस प्रश्न को समझें। पहले प्रत्यक्षवाद आया, उसके बाद मात्रात्मक आया, और मात्रात्मक की असफलता उसकी कटु आलोचना किन्होंने की थी? ह्यूमनिज्म मानववादियों ने की थी, और मानववादियों ने की तुआन कह सकते हैं हम लोग। और मानववादी मानवतावादी है, ये मानववादी मानवतावादी एक ही बात है। मानवतावादी भूगोल स्थान का प्रयोग करता है, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी में मॉडल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद स्पेस का प्रयोग किया जाता है, स्थानिक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद लैंडस्केप लैंड फॉर्म के लिए किया जाता है, और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मानव एजेंसी उसकी रचनात्मक भूमिका पर बल देता है। तो कौन से कहा गया है इसमें? मानव एजेंसी पर ध्यान है। और ये प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक मानव को नकार देते थे। तो इसके कथन भी सही है, कारण भी सही है, और उसकी व्याख्या भी हो रही है। तो इसका सही आंसर हो गया ए। क्योंकि आप पूछा क्यों अस्वीकार किया इसने, इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि प्रत्यक्षवाद और ये मात्रात्मक मानव को नकार देता है। और जबकि मानववाद किसको शामिल करता है? यहाँ पर स्थान स्थल और भूदृश्य दोनों को शामिल करता है। तो उसका कथन भी सही है, कारण सही है, और उसकी व्याख्या भी हो रही है। चलिए बहुत बढ़िया आंसर मनीष। चलिए मोनिका बहुत बढ़िया आपका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां, भारत में निम्नलिखित मापदंडों में से कौन सा शहर की परिभाषा में हाल के दशकों में अलग अलग जनगणनाओं में अलग अलग लागू किया गया है? ये सवाल केवल कंसेप्ट से होगा। ये सवाल पढ़े हुए सवाल नहीं है, कंसेप्चुअल सवाल होते हैं। आप देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। कल्चर के लिए रामनिवास सी के लिए, चलिए अब ये सवाल कंसेप्चुअल सवाल है। नो आइडिया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। साधना, प्रमिला नहीं आता सर, क्या बात है, अच्छी बात है। नहीं आना कोई बुरी बात नहीं है। अरे गलत बात यह है कि आते हुए गलत करना सबसे बेकार बात है। नहीं आता तो हम बैठे ना आपको सिखाने के लिए। बरखान कोई बात नहीं, छोड़ते चलिए। मोनिका कोई बात नहीं। महेश कुमार सैनी ए, रसप्रिया डी, श्री कृष्णा कोई बात नहीं, बहादुर सिंह डी, रामनिवास कुमावत ए, सिकंदर नो, मनोज ए, स्नेहा डी, आरती डी। तुक्का है, क्या बात है, इसे कहते हैं देखिए ईमानदारी कि दिया है तो तुक्का दिया। विकास ए, चलिए पार्वती ए। मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का। ये क्वेश्चन मुझे देखना है कि कौन कंसेप्ट पर ध्यान देता है। मैंने कहा दिमाग लगाइए, समय दिमाग लगा अपना, दिमाग लगाइए। ईश्वर ने दिमाग दिया है आपको, ईश्वर ने आपको माइंड दिया है, माइंड लगाइए आप लोग। कपड़ा खरीदते हैं, कुछ भी सब्जी 2 रुपये की सब्जी खरीदते हैं तो दिमाग लगाया जाता है, और प्रश्न करते हैं तो दिमाग नहीं लगाया जाता, क्योंकि आदमी कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। मनीषा डी, MD रफीज राजा ए, मंजू पूनिया सी, सावराम डी। चलिए ओके, नवनीत कुमार डी, समय डी, वंदना चौधरी सी। चलिए मिंटू बुलडक सी। अब हम इस स्थिति स्पष्ट करें आपको, ठीक है भाई। देखिए पहला मैं ले लेता हूं यहां पर, ध्यान देना। पहले मैंने ले लिया प्रशासकीय स्थिति। प्रशासकीय स्थिति का मतलब है कि जो नोटिफाई स्थिति है, नोटिफिकेशन, नोटिफाई सिटी। तो नोटिफाई सिटी के लिए पॉपुलेशन एक डेटा होता है, ध्यान देना। क्या होता है? एक पॉपुलेशन डेटा होता है पहला, और एक होता है डेंसिटी होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, और एक फंक्शनल पब्लिक यानी नगरीय जनसंख्या। फंक्शनल कह सकते हैं या कह सकते हैं नगरीय जनसंख्या। ये लीजिए अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन एक्टिविटी पॉपुलेशन। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं।
इसके बाद सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड हो, पहला। अब आता है ये किसका है, ये बहुत पुराना है, ये जो स्थिति है ये नोटिफाई स्थिति बहुत पुरानी है भारत सरकार की, लेकिन 61 के पास भारत सरकार का एक सेंसस डिपार्टमेंट आया और सेंसस डिपार्टमेंट ने 7 प्रकार के नगरों की चर्चा की थी। उन नगरों में जो डेटा है, ध्यान देना, उन नगरों में जो डेटा होता है वो पॉपुलेशन के आधार पर की थी, पॉपुलेशन के आधार पर की थी। 5000 से कम पॉपुलेशन, 5000 से ज़्यादा पॉपुलेशन, 50,000 से 99,000 पॉपुलेशन, 99,000 से मतलब 1 लाख से ऊपर पॉपुलेशन, फिर 5 लाख से ऊपर, फिर 10 लाख से ऊपर। पढ़े थे हमने पहली या दूसरी क्लास में, हमने पूरा इसका कच्चा चिट्ठा लिखा था, पूरा वाक्य लिखा था। तो वह पॉपुलेशन की जनसंख्या के आधार पर ही वर्तमान में बदलते जा रहे हैं। मेट्रो सिटी आपसे पूछेगा तो मेट्रो सिटी में क्या डेंसिटी लिखोगे आप लोग? नहीं लिखोगे। अब आपसे कोई और सिटी की बात करेगा, बड़ी सिटी की बात करेगा तो किसकी बात करेगा? पॉपुलेशन की बात करेगा, पॉपुलेशन नंबर की बात करेगा। अरे रैंक साइज रूल पढ़ोगे तो भी किसकी बात करोगे आप लोग? पॉपुलेशन की बात करोगे। यानी 4 रूल्स आपके किसकी बात कर रहे हैं? पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। केवल एक ही है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को भी शामिल कर रहा है और पॉपुलेशन को भी शामिल कर रहे हैं। तो आपने क्या किया? नोटिफाई के आधार पर सवाल को हल कर दिया। इसका सही आंसर है कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या के आधार पर हाल ही में क्या करते हैं, अलग अलग जनगणनाओं में, देखिए अलग अलग जनगणना, यहां पर देखा सेंसस है, ये अलग अलग जनगणना, सवाल छिपा हुआ है इसी के अंदर ही। अलग अलग जनगणनाओं में हर, देखिए मैं बार बार कहता हूं, सवाल में ही जवाब छिपा है, ढूंढने वाला चाहिए। तो सवाल में जवाब ढूंढा होता लेकिन निकालने वाला नहीं मिला। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी, कुल जनसंख्या। ओके, नेक्स्ट। कार्य जनसंख्या कोई मतलब नहीं है, प्रशासनिक स्थिति कोई मतलब नहीं है, जनसंख्या का घनत्व का कोई मतलब नहीं है। इसका सही आंसर है कुल जनसंख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां। निम्न कथनों पर विचार के नीचे दिए कुटुंब उपयोग करते हुए किसी उत्तर चयन कीजिए। उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग पर चलने वाले जहाज विशुद्ध वृत्त मार्ग से दक्षिण की ओर, विशुद्ध वृत्त मार्ग से दक्षिण की ओर चलने के लिए निम्नलिखित कारणों के कारण विवश होते हैं। लैब्राडोर की ठंडी जलधारा खाड़ी की गर्म धारा के संपर्क से उत्पन्न कोहरे का कारण, वर्ष की ऋतुओं में, यानी जो भी वर्ष चल रहा है, शीत ऋतु कह सकते हैं, वर्ष की ऋतुओं में लैब्राडोर की ठंडी धारा द्वारा लाए गए हिमशैल के कारण, उत्तर की ओर से चलने वाली सशक्त ध्रुवीय बर्फीली पवनों के कारण, उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका के प्रक्षेपी भूखंड और खाड़ी की गर्म जलधारा की विद्यमानता के कारण। 1 2 1 3 1 2 3 और सभी सही हैं। तो समझ के आंसर दीजिए। ओके आनंद, गुड इवनिंग, क्या बात है। चलिए, मनीष सी, हेमंत बी, मिंटू बी, प्रोमिला बी, साधना बी, क्या बात है। पूजा नहीं समझ में आया, दोबारा पढ़ लीजिए सवाल को। कि उत्तरी अंध महासागर में चलने वाले जो विशुद्ध वृत्त मार्ग का, ट्रंप मार्ग का अनुसरण करते हैं, मर्केटर के ग्रेट सर्किल का अनुसरण करते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्यों इसका हम अनुसरण करते हैं? फिर भी हम लोग उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेते हैं। चलिए, क्या बात है। श्री कृष्णा डी, इसका सही आंसर यहां पर केवल दे रखा है उत्तरी पूर्वी अमेरिका, केवल उत्तरी पूर्वी अमेरिका वाला भाग है। तो ये तो अधूरी बात हो गई ना, ये तो अधूरी बात हो गई। तो इसका सही आंसर है 1 2 3 सही है। ये लीजिए 1 2 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां। नगर क्षेत्र के उदाहरण है औपचारिक क्षेत्र, प्रक्रियात्मक क्षेत्र, संयति कंपोज क्षेत्र, तदर्थ क्षेत्र। स्टार्ट कीजिए अब। नगर क्षेत्र के उदाहरण है औपचारिक क्षेत्र, प्रक्रियात्मक क्षेत्र, संयति कंपोज एरिया और तदर्थ क्षेत्र। महेश बी, घेवर बी, मनीष, क्या बात है, रसप्रिया, सुमन बी, मीरा बी, गुलशन बी, विकास बी, क्या बात है। ये लीजिए अनीता, आप लोग देख नहीं, अनीता नहीं है, आरती आप चेक कर रही थी, नगर में अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो ये लीजिए अलग अलग फंक्शनल क्षेत्र है। तो नगर क्षेत्र जो है ये फंक्शनल का उदाहरण है,
नगर क्षेत्र फंक्शनल का उदाहरण है, कॉल लेक्चर में भी सवाल पूछा गया था, लेकिन सवाल का थोड़ा क्राइटेरिया अलग था। तो नगर क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र की परिभाषा पूछा गया था, तो वहाँ सीमांकित किया जाता है, तो वो सवाल इस तरह के होते हैं। तो इसका होता है फंक्शनल क्षेत्र। कंपेज जो एरिया है वो पूर्ण क्षेत्र बोला जाता है। विटलेसी का कंपेज क्षेत्र पूर्ण क्षेत्र होता है, तो पूर्ण होता नहीं है, ये विटलेसी का वर्ड है। तदर्थ क्षेत्र होता नहीं है, ठीक है, एडहॉक है, वो बीच बीच में चले जाता है, ऐसा हो नहीं सकता। औपचारिक क्षेत्र होता नहीं है, ये फॉर्मेलिटी कोई चीज नहीं है इसके अंदर, ये पूरा फंक्शनल क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट, और ये चारों के चारों हम देखें तो रीजनल डेवलपमेंट में, रीजनल जब पढ़ते हैं, रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो चारों को अलग अलग हम लोग व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, समुद्र में सर्वाधिक लवण कहाँ है? कैल्शियम क्लोराइड लवण है, सर्वाधिक लवण है कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम नाइट्रेट। चलिए सुंदर, नमस्ते भैया। चलिए केवल सी, क्या बात है, सी कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, रसप्रिया सी, क्या बात है। तो देखिए सीमा सी, सोडियम क्लोराइड की मात्रा 9NaCl2, सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है 27.72 के आसपास है मैट्रिक में, घनत्व मैट्रिक में नहीं 1000 में इसकी जो मात्रा है वो 27 है सोडियम क्लोराइड की। और मैग्नीशियम जो क्लोराइड है, अब मैग्नीशियम है नहीं है यहाँ पर, नहीं तो उसको कर देते, तो सोडियम क्लोराइड की ये और मैग्नीशियम क्लोराइड ये लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा है 3 पॉइंट के आसपास है। कौन सी मैट्रिक है? मैट्रिक में 3.3 के आसपास है, 3.10 के आसपास है, और जबकि इसमें 27.72 या 27 पॉइंट कुछ आसपास है, ये मैट्रिक में है। और परसेंट में जब आ जाते हैं तो इसकी मात्रा होती है 78% के आसपास होती है। परसेंट में यानी कुल जो लवणों में इसका जो योगदान है सोडियम क्लोराइड का वो 78% है, और इसमें जो परसेंट है वो है 10% है। यानी सोडियम, यानी देखिए दो प्रकार के सवाल होते हैं आपसे पूछो लवणता कितनी मात्रा है, तो जब मात्रा जब पूछा जाए लवणता की मात्रा तो मैट्रिक में पूछी जाती है 27.72%, और ये 3 मैट्रिक है, 27.72 और 3 मैट्रिक है। लेकिन सागर का एक लवणता में परसेंट पूछा जाए तब हमें 78% करना है, इसको मैग्नीशियम क्लोराइड को 10% करना है। तो इस तरह के सवाल होते हैं, तो अब मैट्रिक पढ़ना है या परसेंट, ये पर ध्यान रखना। मैट्रिक में आएगा तो ये डेटा लेके आएंगे, परसेंट में आएगा तो ये डेटा लेके आएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कैल्शियम क्लोराइड है। ना मैगी खा, मैगी खाएगा तो मर जाएगा। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक्स होता है, जो आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट, गोल प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई वास्तविक विषुवत रेखा से होती है। ना मैगी खा, मैगी खाएगा तो मर जाएगा, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट, गोल प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई वास्तविक विषुवत रेखा से है 10/7, 1/2 गुनी, 1/1.41 गुनी, 1.414 गुनी। चलिए रमेश डी, रामनिवास ए, चलिए MD डी, हेमंत सी, क्या बात है, मनीषा ए, कृष्णा गायब। ये 10वीं का चल रहा है, 12वीं का, सॉरी 12वीं का किताब चल रही है, 12वीं के क्वेश्चंस आ रहे हैं, देख लीजिए। यूजी के और पीजी के देता हूं तो आप लोग सफा हो जाते हैं, इसलिए मैंने 12वीं पकड़ रखी है अभी। आरती ए, मनोज ए, किरण ए, गुलशन ए क्या कर रहे हैं हम लोग, आनंद ए, मनीषा ए। अब मैं पढ़ रहा हूं, देखिए। गोल प्रक्षेप में जो भूमध्य रेखा की लंबाई है विषुवत रेखा, तो गोल की जो लंबाई मैं लिख रहा हूं, गोल की लंबाई होती है cos 45 डिग्री, और cos 45 का मान होता है 1/√2। तो इक्वेटर रेखा इंटू 1/√2, और 1/√2 का मतलब होता है 1.414 होता है, इसकी वैल्यू होती है। तो यानी ये इस कितनी गुनी है, 1/1/√2, इसका मतलब ये, या फिर कह सकते हैं 7/10, या तो इसको 7/10 कर सकते हैं या इसको 1.414 कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका सी, कह लीजिए 1/1414 गुनी, यानी गुना का मतलब गुना कर देना, इतनी कम है। तो विषुवत रेखा की लंबाई किसके बराबर होती है, गोल के 45 डिग्री अक्षांश के बराबर होती है। इक्वेटर इक्वल cos 45 डिग्री।
चलिए जब हम प्रक्षेप पढ़ेंगे वहाँ पर हम लोग 12 से 13 सवाल आते हैं, आपका एक सवाल गलत नहीं होगा। अब आप लोग भूल चुके हैं। ओके, यही तो बात है किरण, देखना नहीं ऐसा थोड़ा होता है सर, 12वीं ही पहले भारी पड़ रही है यही तो बात है, 12वीं ढंग से नहीं पढ़ी, 12वीं तो लोग पढ़ते ही नहीं है ना, भारी पड़ रही है, क्या बात है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया हमारा 7/10, और 7/10 को भैया किसी ना यहाँ 70-71 भी लिखते हैं। ये लीजिए 7/10 को तो कितनी है, 1/1414 होती है। चलिए ठीक है, आगे आगे स्टार्ट करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, मानव जीवन में जलवायु की प्रमुख भूमिका किस भूगोलवेत्ता ने जोड़ दिया है। अच्छा सवाल है, चलिए यही तो बात है बेटा, ऐसा नहीं हुआ किरण। और किरण मैं विशेषकर आपसे तो ये गलती नहीं करना चाहता कि आप लोग गलती करें, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर कई लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को सही यूज करना है, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती अपने कैरियर को चौपट कर देती। चलिए पार्वती सी, मिंटू सी। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, ध्यान देना, बिल्कुल मेरी चीज़ें क्लियरिटी है, मैं हमेशा साइंस के रूल्स अप्लाई करता हूँ। ये बहुत सारी लाइन है, अब इस लाइन में मुझे कुछ भी पता नहीं है, कौन है क्या है कुछ भी पता नहीं है। अब इसमें से मुझे रैंडमली निकालना है, तो भैया मुझे रैंडम निकालूंगा तो मुझे पता नहीं कौन सा व्यक्ति आ जाएगा। इसमें से 10 विद्यार्थी हो रहे हैं, मान लो कितने हो रहे हैं, 10 विद्यार्थियों का, स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है। अब पता नहीं है कौन से विद्यार्थी है, लेकिन मेरी क्या है, थॉट अलग है, मेरी सोच अलग है। मैं इस ग्रुप को क्या करूँगा, पहले कई भागों में विभाजित करूँगा। ये लीजिए, ये डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड 3 भागों में डिवाइड कर दिया। इसका लेवल चेक करूंगा, इसका लेवल चेक करूंगा, इसका लेवल चेक करूंगा, इसके लेवल को यहाँ पर लेके जाऊंगा, इसके लेवल को यहाँ के ले जाऊंगा, और फिर सारे लेवल को मैं एक साथ लेके जाऊंगा। और इस लेवल को एक साथ ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं रिसर्च मैथोलॉजी में स्ट्रैटा क्लासिफिकेशन, स्तरीय वर्गीकरण किया जाता है। साइकोलॉजी में आप लोग पढ़ते हैं, तो सिलेक्शन के लिए पहले हमें अपना क्लासिफिकेशन जानना है, हम किस कैटेगरी में आते हैं, हम किस क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं, हम इस भीड़ में हैं या इसमें हैं, ये आप तय करिए। ये जब क्लासिफिकेशन हो जाएगा आपका, तो यहां से यहां आने में समय लगेगा नहीं, और यहां से यहां आने में कोई समय लगेगा आपको हो नहीं सकता। इसमें से निकलना पहली बड़ी महाभारत है, इसमें से जो निकल गया वही यहां पहुंच पाता है। ये ध्यान रखना, भीड़ का हिस्सा बन गए तो जिंदगी भर भीड़ ही बने रहोगे। नेक्स्ट, इसका सही आंसर है सी, हंटिंगटन, क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन। क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन, सी स्क्वायर बुक्स में इन्होंने क्या लिखा था, मानव जीवन की जलवायु की प्रमुख भूमिका पर जवाब पड़ता है। और सभ्यता पर भी है सवाल आ जाए, मान लो सभ्यता और जलवायु का संबंध, क्लाइमेट और सिविलाइजेशन, हंटिंगटन, हार्ट स्पंदन, पल्स ऑफ एशिया, पल्स ऑफ एशिया, हंटिंगटन। ये बड़ी फेमस पुस्तक है, 3-4 पुस्तक है, जो आगे बात करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में निम्न में से कौन सा स्थान विश्व में सबसे ठंडे आवासीय स्थानों में द्वितीय श्रेणी में पड़ता है। पहला है द्रास, ईटानगर, मनाली और माना। सी, सावराम सी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक सवाल हंटिंगटन से जरूर आता है, ध्यान रखना, अंडरलाइन करते चलना। एक सवाल हंटिंगटन से आएगा। सी, आरती ए, अनु ए, सी, साधना सी, सुनीता ए, क्या बात है, मनोज ए, मनाली, क्या बात है, प्रमोद ए। दुनिया का सबसे जो ठंडा वाला क्षेत्र है वर्तमान में, पहले अंटार्कटिका में रिकॉर्ड किया जाता है, अब आर्कटिक में किया जाता है। याकुमा क्षेत्र नाम है इस तरह का, याकुमनाई क्षेत्र है, आर्कटिक वाला क्षेत्र है। तो सबसे जो कोल्डेस्ट जो विश्व का है वो आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है। और भारत का उसके बाद जो ठंडा वाला क्षेत्र है भारत में द्वितीय श्रेणी का, यानी प्रथम श्रेणी में हमारा नहीं आता, हम लोग द्वितीय श्रेणी में आते हैं। जो कोल्डेस्ट की दृष्टि से हम लोग बात करें तो वो है द्रास। वो कहाँ है, द्रास, जम्मू कश्मीर में लेह, द्रास, लद्दाख वाला क्षेत्र होता है द्रास, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट पार्ट होता है हमारे भारत का। तो इसका सही आंसर है आपका द्रास। नो ईटानगर, नो मनाली, ना मनाली और ना ही माना नीति नहीं होगी, इसमें क्या होगा, द्रास होगा। करंट का सवाल हो सकता है इस समय। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाएगा अब आपसे, इस तरह का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये इसलिए पूछा है कि जो करंट से आप लोग कितना जुड़े हो, इसलिए सवाल पूछा है। आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए भले इस तरह का। नेक्स्ट सवाल, जब सूर्य मकर रेखा के सीधा चमकता है तो क्या होगा, नोट डाउन करें। पहला, समस्त विश्व में दिन रात एक ही बराबर होती हैं।
दक्षिणी गोलार्ध में रातें दिन और रात की अपेक्षा लंबी होती है। आर्कटिक क्षेत्र में दिन रात की लंबाई 12 घंटे की अवधि की होती है। आर्कटिक क्षेत्र में दिन और रात 12 घंटे की अवधि के होते हैं। चलिए नेक्स्ट फटाफट। अनुराधा बी, प्रदीप ए, मनीषा मीना बी। हमें बूस्टर डोज है हमारी, ये हमें रफ्तार बढ़ाने के लिए काम में ले रहे हैं इसको। क्या बात है? हेमंत बी, मिंटू बी, क्या बात है, देख लीजिए। वंदना भी। जब मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तब क्या कंडीशन होंगी? मकर रेखा पर। क्या बात है, क्या बात है। मैं देख रहा हूं बी सी डी। अब आंसर 3 हो चुके हैं हमारे पास, ए बी सी डी। क्या बात है। समस्त विश्व में दिन रात बराबर नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, ध्यान रखना, कभी भी बराबर नहीं होगी। ओके, चीजें समझते जाना आप। चीजें दिन रात कभी भी बराबर नहीं होती। ओके, एक एक कंसेप्ट पढ़ूंगा मैं आपको, क्योंकि आप लोगों को बहुत, मैं क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रखी है, दुनिया भर की क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रखी है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ते आता चोर। कभी नहीं पढ़ते एनसीईआरटी, केवल उठा लेते हैं किताब कोई सी भी और डूबते जाते हैं इस भूगोल में, इस श्याम रंग में डूब जाते हैं और फिर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। अब देखिए आप, हाँ, हरी सिंह, हेम सिंह डी, प्रमोद डी। अब देख लीजिए आंसर, फिर मैं नहीं कहूंगा कुछ भी। तो पहला हमारा, समस्त विश्व में दिन रात के बराबर होते नहीं, केवल कब कंडीशंस में होगा? जब सूर्य विषुवत रेखा पर चमकेगा, इक्वानॉक्स कंडीशन में। ध्यान देना, इक्वानॉक्स कंडीशन में दिन रात की अवधि बराबर होती है विषुवत रेखा पर, जहां सूर्य सीधा चमकता है। ठीक है, इसके अलावा कहीं भी सूर्य सीधा चमकेगा, दिन रात की अवधि बराबर नहीं होती है, ध्यान रखना। दक्षिणी गोलार्ध में रातें दिन की अपेक्षा लंबी होगी। दक्षिणी गोलार्ध में रातें दिन की अपेक्षा लंबी होगी। क्यों होगी भाई? जब सूर्य है, ये देखिए पृथ्वी ग्लोब बनाइए आप सीधा, ये 0 डिग्री है और सूर्य कहाँ चमक रहा है? मकर रेखा पर चमक रहा है। तो यहाँ पर रात तो कैसे बड़ी हो जाएगी? जब सूर्य ही चमक रहा है तो रात कहाँ से बड़ी होगी? मैं हमेशा कहता हूँ 2 सहेलियां हैं, एक सहेली आर्कटिक है और एक सहेली अंटार्कटिका है। दोनों सूर्य के आस और पास, दोनों आसपास आती रहती हैं, दोनों की क्रियाएं चलती रहती हैं। हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये मकर रेखा है, तो यहाँ पर मकर रेखा पर रात दिन की रातें बड़ी नहीं हो सकती, तो ये गलत हो गया। आर्कटिक क्षेत्र में, आर्कटिक कौन सा क्षेत्र है? यहाँ पर है। आर्कटिक क्षेत्र में यहाँ तो हो नहीं सकता, तो ये वाला गलत है, आपने पढ़ा ही नहीं सवाल। अब बच्चा कौन सा? डी। आंख बंद करके डी कर सकते थे हम लोग। आर्कटिक क्षेत्र में दिन और रातें 12 घंटे की अवधि के होते हैं। भैया आर्कटिक, यहाँ पर मान लो मैं लिखता दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात की अवधि बराबर नहीं होती। यदि सूर्य मकर रेखा पर है तो वहां दिन रात की अवधि बराबर नहीं होगी। हाँ, अब ध्यान देना, जैसे जैसे सूर्य विषुवत रेखा को क्रॉस करते हुए मकर रेखा की ओर जाएगा, दिन की अवधि बढ़ती जाएगी, और मकर रेखा क्रॉस करने के बाद जैसे विषुवत रेखा की आएगा, दिन की अवधि छोटी होती जाएगी। इसी प्रकार विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर जाते हैं, दिन की अवधि 14 घंटे की हो जाती है, और फिर उसके बाद 14 घंटे से घटती जाती है। तो जब सूर्य सीधा चमकेगा तो उस दिन पर वहां पर दिन की लंबाई सबसे ज्यादा हो जाती है मकर और कर्क रेखा पर, जब दोनों पर सीधा चमकता है। तो इसका आंसर हो गया डी। क्या बात है। अब देख लीजिए आप लोग क्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न, ये कंसेप्ट उनके गलत है जो किताबों का सहारा लेते हैं, जो अपना लॉजिक नहीं लगाते हैं, क्योंकि वहां तो घटने से काम है। आपको कंसेप्ट क्यों लेके चले हम लोग? मेरा सही हल्का, क्या बात है, बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस देखिए। गलत हो गया, यही तो बात है ना गायत्री। हम लोग सोच रहे थे साहब ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ एक एक चीज हम देख रहे हैं। नेक्स्ट, निम्न कौन सी सामुद्रिक जलधाराएं भारतीय सागर की हैं? कनारी की जलधारा, अगुलास की जलधारा, लैब्राडोर की जलधारा, बेगुला की जलधारा। और ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। यदि ये गलत हो गया ना, मारे गए भाई लड़ाई में हम लोग। क्या बात है, बी। चलिए, कॉन्फिडेंस बरकरार है आप लोगों का, कोई कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ है। जयप्रकाश बी, क्या बात है भाई जयप्रकाश। तो इसका सही आंसर है आपका अगुलास की धारा, हिंद महासागर। अब भारतीय सागर लिख दिया हमने, और ये क्या है? हिंद महासागर। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, नाम बदल देता है और चीजें देखता है। हिंद महासागर। इस बार वाला भी जो एग्जामिनर होगा, बड़ा
गुगली आएंगी सवाल, देखना इस साल इतनी गुगली आएंगी आप सवाल तो नहीं पाओगे, आप बोर्ड होते जाएंगे। देखना इस बार का जो पेपर होगा, हम पहले ही कह देते हैं बहुत गुगली पेपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20। अब इस मंच से मुझे अच्छा लगता है मुझे कहना कि कौन पेपर बना रहा है कौन नहीं बना रहा है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट किस कारण से अधिक लवणता प्रदर्शित करता है? ऑस्ट्रेलिया का तट किस कारण से लवणता अधिक प्रदर्शित करता है? देखिए हम लोग, सीधी सी बात है, हम लोग सुबह से शाम तक केवल भूगोल पढ़ते हैं और भूगोल पढ़ाते हैं बस। हमारा काम ये नहीं है कि हम जाके कहीं दूसरा क्लर्की का काम कर लें या फिर स्कूल में पढ़ा दें, नहीं, हम लोग भूगोल पढ़ते हैं, पीजी वाले बच्चे पढ़ते हैं उनका पढ़ाते हैं, पीएचडी वाले बच्चों के साथ हम लोग रिसर्च करते हैं, नए नए चीज़ें लेके आते हैं। तो अब देखिए कौन ज़्यादा ज्योग्राफी को समय दे रहा है। जो समय ज्योग्राफी को दे पाएगा वही ज्योग्राफी का कल्याण कर पाएगा, और जब आप लोग जितनी ज्योग्राफी पढ़ोगे उतना ही आपका कल्याण होगा। नेक्स्ट, क्या बात है सामुद्रिक जलधाराएं, वायु की दिशा, शुष्क मौसम की स्थिति, उपयुक्त सभी। क्या बात है, यही बात है ना आपकी। नवनीत कुमार डी, मैंने कहा ना आपको यदि गुगली डाल दी जाए तो मैं कह रहा हूं आपको रोकने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी आदत ही ऐसी पड़ी हुई है ना, हम लोगों ने, हमने ट्रेंड ये डाल रखा, हमने कभी जिंदगी ढंग से पढ़ा ही नहीं सवाल। चलिए अनीता डी, सावराम डी, समय ए, क्या बात, आंसर चेंज हो रहे हैं। साधना सी, आरती ड्राई रीजन, इसका सही आंसर है ड्राई रीजन। सामुद्रिक जलधारा, कौन सी जलधारा है सामुद्रिक, जिसके कारण ये पश्चिमी तट पर लवणता अधिक है। दोनों धाराएं समुद्री धारा, एक ठंडी है और एक गर्म है। आप देख लिया ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट, कौन सी धारा है पता नहीं, कौन सी धारा है, करे जा रहे हैं। इसके बाद ये होता है, या देखें इसमें सवाल होता है ना, यहां होता लवणता को प्रभावित करने वाला कारक, यानी कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ सैलिनिटी इन इंडियन ओशियन या कोस्ट, वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तब हम लोग करते समुद्रिक धारा, फला 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 हम लोग करते। या कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं पूछा, या रीजन, इन विच रीजन पूछा जो मैक्सिमम लवणता का कारण है, और वो है शुष्क मौसम की स्थिति। शुष्क मौसम स्थिति होने के कारण वहां पर वर्षा नहीं हो रही, इवापोरेशन ज्यादा होता है, इवापोरेशन और वर्षा के अभाव के कारण वहां लवणता बढ़ जाती है, साफ पानी हट जाता है, लवणता ही लवणता। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी। देख लीजिए, क्या बात है शंकर, बहुत देर हो गई, क्या बात है श्री कृष्णा, बहुत बढ़िया, सी आ गया ना श्री कृष्णा। तो यही चीज हमें सीखनी है भैया, इसके अंदर अब कुछ नहीं होता आंसर देने से। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। यही चीजें हमें देखनी होती है भाई। हाँ, अधिकतर लवणता कहाँ पाई जाती है? बाल्टिक, ओकोटस, भूमध्य सागर, लाल सागर। आज के बाद ये सवाल गलत नहीं करके आओगे, फाइनल में आपको बता दूंगा आज के बाद। जयप्रकाश सी, हेमंत, क्या बात है, हैकिम डी, सावराम डी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट, क्या बात है, साधना डी। और आज के बाद हम लोग ये भी कह रहे हैं कि मैं अपने इंस्टीट्यूट में, अपनी क्लास में जितने भी लवणता है उनका परसेंट विथ मैट्रिक और परसेंट दोनों लिखूंगा और मात्रा लिखूंगा, क्योंकि एक सवाल यहां से आता है, बच्चा गलत करके आता है। और आज के बाद आप गलत नहीं करोगे, जो पढ़ेंगे ध्यान से, ध्यान देना। अब मैं एक ट्रिक्स बता रहा हूं आपको, सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। तो अब सागरों की बात कर रहे हैं, झील की तो बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, लाल है दुनिया, फारस, लाल, फारस, भूमध्य, क्या तीनों आपस में जुड़े हुए कि नहीं? लगभग जुड़े हुए हैं। पहले लाल, फिर फारस और फिर भूमध्य सागर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है, और जैसे जैसे नीचे जाओगे तो क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। अब मध्य में आ जाता हूँ, तो मध्य में सारी चीज़ें हम लोग लेके चलते हैं, बाल्टिक से। फिर उसके बाद मध्य वाला जो क्षेत्र है वो कैरिबियन क्षेत्र है।
कैरेबियन क्षेत्र है, दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र है। तो कैरेबियन और दक्षिणी चीन सागर एक ही स्थिति पर लगभग एक अक्षांशों पर है। कैरेबियन सागर पर मध्यम स्थिति है लवणता की, दक्षिणी चीन सागर में लगभग लवण स्थिति। इसके बाद उत्तर में जाएंगे तो लवणता मात्रा कम पाई जाएगी, और उनमें सबसे कम जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा, ध्यान देना। तो पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, और फिर ओखोटस सागर तीसरे नंबर पर, और चौथा बाल्टिक सागर में। बाल्टिक सागर में लवणता सबसे कम होती है, देखला। यानी ओखोटस पर भी समुद्र के किनारे पर है, लेकिन ओखोटस में लवणता ज्यादा होती है, बाल्टिक सागर में लवणता कम होती है, जबकि धरातलीय भाग से घिरा हुआ है। तो या तो आपसे बाल्टिक पूछेगा, या आपसे लाल सागर या भूमध्य सागर, 3 पूछेगा, चौथा नहीं पूछेगा। और ये मैंने आपको लिखवा दिया। ऊपर वाले क्षेत्रों में लवणता क्या होती है, कम होती है, और उनमें सबसे कम किसमें होती है, बाल्टिक में होती है। ओखोटस सागर में लवणता ज्यादा होती है। इसके बाद न्यू फाउंडलैंड वाला क्षेत्र जाए, वहां पर भी लवणता काफी होती है। तो सबसे कम है इस ओखोटस, इसमें बाल्टिक सागर में है। मछलियां नहीं है, इसलिए लवणता होती तो वहां खूब मछलियां खाते। चलिए, तो इसका सही आंसर हो गया आपका, सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है लाल सागर में। चलिए, आज के बाद ये सवाल गलत मत करके आना। क्वेश्चन नंबर 22, नगरों के आकार और उनकी श्रेणी के बीच नियमितता पर सर्वप्रथम किसने गौर किया? सर्वप्रथम नगरों के गौर, नियमितता, कंटिन्यूअस नगर फॉर्म और उसकी साइज, उसकी लोकेशन पर सबसे ज्यादा किसने चर्चा की थी? जिफ, जेफरसन, आयरबख, क्रिस्टालर। मीरा सी, गायत्री डी, मनीषा डी, मुन्नू डी, साधना डी। नगरों के आकार और उनकी श्रेणी, नगरों के आकार और उनकी श्रेणी के आधार पर हम बात कर रहे हैं। सिटी साइज, सिटी साइज, बैंक साइज, रूल्स, उनकी श्रेणी, प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का। अब बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्रिस्टालर ने कभी चर्चा ही नहीं की। क्रिस्टालर क्या बात करता है, आप याद कीजिए, K3, K4, K7 क्या है ये सर्विस सेक्टर की बात करता है। यहां पर आकार की बात कर रहा है, नगरों के आकार और श्रेणी पर नियमितता सबसे। क्रिस्टालर तो बहुत बाद में आया था। जेफरसन भी नगरों के आकार बात करता है, मेगालोपोलिस जैसी शब्दों का यूज करता है। जिफ कोटी आकार की बात करता है, और इस जिप से पहले आयरबख पूछा जाता है। कोटी से पहले, जिप से पहले आयरबख का नाम लिया जाता है, जिप का नंबर बाद में आता है। तो पहले आयरबख, जिप, इसके बाद क्रिस्टालर, और यहाँ पर जेफरसन। तो क्रिस्टालर का नाम थोड़ा सा लेट लेंगे, क्योंकि क्रिस्टालर इसमें नहीं आता, उनकी श्रेणी में नहीं आता। नगरों के आकार की बात करें, बस्ती की बात करता है, ध्यान देना, सेटलमेंट की बात करता है। वो कौन से प्रकार का सेटलमेंट होता है, कौन? क्रिस्टालर बात करता है। हेक्सागोनल की स्थिति की बात करता है, क्रिस्टालर बात करता है। लेकिन यहां पर क्रिस्टालर को शामिल नहीं करेंगे, तो इसका सही आंसर है आयरबख। हाँ, 1913-14 कोई बात नहीं भाई, ये लीजिए 1913-14, कोई नहीं, 13 कर रहा है, कोई 14 करता है। चलिए नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 23, भूगोल के आदर्शवाद के समर्थक निम्नलिखित में से कौन है? जिप 1949, क्या बात है, 49, कई बार 50 भी लिख देते हैं हम, क्या बात है, बहुत बढ़िया, 49 जिप है। गुएल के, गिलबर्ट, सैमुअल्स, पिकॉन। गुएल के हैं ये, गुएल के, गिलबर्ट, सैमुअल्स, पिकॉन। भारत के भूगोल के आदर्शवाद के समर्थक निम्न से कौन है? ये थॉट आ रहे हैं सवाल, क्या बात है, ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया सवाल। देखिए फटाफट, और हमें पता नहीं लगा कब हमारे लगभग 1 घंटे होने वाले हैं, कोई पता नहीं चला, 1 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, पता ही नहीं चला हमें। एम सिंह ए, सावराम ए, देवेंद्र सिंह ए। तो सही आंसर है इसका ए, गुएल के। चलिए अब सब फटाफट समय, क्योंकि अब हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, क्योंकि हमारा अलार्म बज चुका है, तो फास्ट करेंगे हम लोग सवालों को। निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां जन्म दर उच्च है, जन्म दर निम्न है, मृत्यु दर उच्च है, मृत्यु दर निम्न है। चलिए फुल लाइन, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां पर जन्म दर उच्च है, जन्म दर निम्न है, मृत्यु दर उच्च है और मृत्यु दर निम्न है। चलिए ओम प्रकाश ए, हाकिम सिंह कसाना ए, विकास ए, क्या बात है, स्पीड सुमन ए,
गुलशन ए। ये सवाल तो गलत नहीं करना है, क्योंकि हम लोग इस सवाल से रिलेटेड कई सवाल कर चुके हैं हम लोग। फटाफट, बहुत बढ़िया, चलिए। तो यानी जिन जिन देश में जन्म दर उच्च होती है उन देशों का आकार भी बड़ा होता जाता है। गरीब देशों का आकार, जन्म दर उच्च है इसलिए उनका आकार बढ़ता जा रहा है। विकसित देशों की जन्म दर कम है इसलिए उनका आकार घटता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर लास्ट 25 है, ठीक है। शिफ्टिंग खेती के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है? चलिए फटाफट कीजिए। ओके, चलिए फटाफट। लदांग इंडोनेशिया, रे वियतनाम, मिल्पा मैक्सिको, तामराई ब्राजील। और ध्यान रखना चीजें, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से एक सवाल डेफिनेट पूछा जाता है और मैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और बहुत ज्यादा चर्चाएं करता हूं, तो इसका सही आंसर फटाफट बंद होने वाला, जल्दी कीजिए। 2 मिनट रुकिए, 30 सेकंड रुकिए भाई, 30 सेकंड, जल्दी जल्दी। फर्स्ट, क्या बात है, ये कतई नहीं पता, ये तो क्या बात है, कोई बात नहीं भाई, ये इसका पता है। तामराई ब्राजील में नहीं है भाई, ये है इसका आंसर, तामरा। ओके भैया रुक जा, ओके। तो तामराई ब्राजील इसका सही आंसर है, डी। क्या बात है, थाईलैंड। ओके, तामराई थाईलैंड, क्या बात है ओम प्रकाश, जान आ गई मुझे लगता है आप बिल्कुल। तो यहां पर क्या है, ये ब्राजील में नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया डी। तो आज कल इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, कल फिर एक नए सवालों के साथ, एक बहुत रोचक सवालों के साथ फिर जुड़ेंगे। आप इसी कारवां को ऐसे बढ़ाते रहें और एक ही लक्ष्य रखें, हम लोग कामयाब होना है, हमें अपना गोल पाके रहना है, हमें गोल अपना प्राप्त करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डे मिलेंगे, ओके, वेलकम। चलते हैं हम लोग, इस एनर्जी को बरकरार रखना है, जिसकी एनर्जी खत्म हो जाए वो कॉल कर लेना, एनर्जी फिर बढ़ा देंगे हम लोग, बूस्ट कर देंगे एनर्जी। नेक्स्ट, ओके भाई, क्लास मिस हो गई आज, कोई बात नहीं ओम प्रकाश, अब आ गया जितना बहुत है, चलिए ठीक है। अनुराधा, राम राम भाई, धन्यवाद। वंदना, ओके भाई, चलिए धन्यवाद, ओके वेलकम।